नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आजकल बात तो महंगाई की चल रही है और आरबीआई के जो मिनट्स आए हैं एमपीसी के, उसमें भी इसकी चर्चा है। शुरू करते हैं हेडलाइंस। जून में ज्यादा दरें नहीं बढ़ाना पड़े, इसलिए आउट ऑफ साइकिल मीटिंग कर आरबीआई ने बढ़ाई दरें। आरबीआई एमपीसी की मिनट्स जारी, लेकिन एमपीसी के ज्यादातर सदस्य दरें कोविड से पहले के स्तर पर ले जाने के पक्ष में। कैसीनो, ऑनलाइन गेम्स और हॉर्स रेसिंग पर लग सकता है ज्यादा टैक्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी 28% करने की सिफारिश की। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट बंद। रियल्टी, पीएससी, आईटी शेयरों में दबाव। रुचि सोया में जुड़ेगा पतंजलि आयुर्वेद का फूड कारोबार। 15 जुलाई तक पूरा होगा अधिग्रहण। कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अचानक दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजे लेटर में निजी कारणों का हवाला दिया। केजरीवाल सरकार से खींचतान से भरा रहा कार्यकाल। बंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इधर असम में बाढ़ से 5 लाख लोगों की जिंदगी मुश्किल में। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका। कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस पर देश और समाज हित के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। कान में भारत की धूम। इंडिया पवेलियन का हुआ उद्घाटन। अनुराग ठाकुर बोले, भारत को बनाएंगे ग्लोबल कंटेंट हब। दीपिका ने जीता सबका दिल तो रेड कार्पेट पर मामे खान ने बांधा समा। ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मौजूदा 18% की दर को बढ़ाकर 28% करने पर सहमति बन गई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़ गए हैं। बताएं आलोक, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दरें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तय कर ली हैं और अपनी रिकमेंडेशंस 1-2 दिनों के भीतर जीएसटी काउंसिल को भेज भी देंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो अध्यक्ष हैं, कोनराड संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 28% जीएसटी की दर इन तमाम आइटम्स पर तय हो चुकी हैं। यानी अब इन तमाम आइटम्स पर 28% की जीएसटी लगेगी। पहले ये दर 18% थी। कुल मिलाकर कुछ और क्लैरिफिकेशंस जीओएम की तरफ से आए हैं, जिसमें कि यह कहा गया है कि जो अभी एंटायर पूल ऑफ मनी पर जीएसटी लगता है, अब सिर्फ एंट्री फीस पर ही जीएसटी लगेगी। यानी कि जो पहले 18% जितने भी गेमिंग होते थे, जितने भी दाव होते थे, उन तमाम दावों पर जो एक तरह से जीएसटी लगता था 18%, उनकी जगह पर सिर्फ अब एंट्री फीस या फिर कहते हैं कि जो इनिशियल टोकन जो परचेज होता है, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम्स 11 के मामले में इस पर अपना फैसला दिया था, उस फैसले के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इस फैसले को एक तरह से अपने फैसले में एसिमिलेट किया है, शामिल किया है और कहा है कि जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उसको लेकर कुछ नरमी बरती जाएगी। अब देखना होगा कि जो फाइनल रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में जब ये आएगा तो इन तीनों आइटम्स पर आखिर किस तरह से जीएसटी की दरें तय होती है। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 28% जीएसटी की दर ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर तय कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और आलोक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से निकलने के बाद, ये सुनते हैं। All the decisions and recommendations that we have made have been based on existing laws that are in place, existing rulings from the Supreme Court, and keeping in mind the entire uniformity that needs to be maintained in the sector as a whole. So all these factors had to be looked in. We also looked at the aspect of the growth of different sectors. We also looked at the aspect of ensuring that the entrepreneurs, the businesses, all these aspects also were considered. But as I said, the GOM had to take a consistent view, and based on that, we'll be submitting a report soon. और अब बात आरबीआई एमपीसी की बैठक की। आरबीआई ने 2 से 4 मई को हुई बैठक के मिनट्स जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जून में एक झटके में ज्यादा दरें नहीं बढ़ाना पड़े, इसलिए आउट ऑफ साइकिल दरें बढ़ानी पड़ी है। पिछली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में
दरों में आधा % बढ़ोतरी करना चाहते थे, लेकिन बहुमत 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के पक्ष में था। मार्च की खुदरा महंगाई में 7% की तेजी को भी गंभीरता से लिया गया और अप्रैल में भी महंगाई का दबाव बढ़ता हुआ दिखा। ऐसे में महंगाई कम करने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। और अब हमसे जुड़ रही हैं अदिति नायर, आइकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये बताइए कि मिनट्स आपने भी देखी होंगी, क्या खास इसमें आपको लग रहा है हाईलाइट करने वाली या चौंकाने वाली कोई बात आपको लग रही है? देखिए, ओवरऑल जो मिनट्स थे उनमें हमारी जो कुछ हमने पॉइंट्स नोट किए थे पिछली बार MPC की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में और गवर्नर के एड्रेस में, तो कुछ हमें बातें ऐसी लगी हैं जो उन्हीं को रीइंफोर्स कर रही हैं। मैसेजेस जो सामने आए हैं वो पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट के टाइम और जो गवर्नर ने अपनी स्पीच में बोला था, काफी हमें लग रहा है कि वो चीजें रीइंफोर्स हो रही हैं। जैसे कि आउट ऑफ साइकिल पॉलिसी में की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि 1 महीना वेट करने का कोई पॉइंट नहीं था। क्लियर तो था ही कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी बढ़ गया है और साथ ही साथ में जिस तरह से अप्रैल की पॉलिसी में एक्सपेक्ट नहीं करा गया था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कितनी प्रोट्रैक्टेड होगी और उससे कमोडिटी प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो हमें अब यही लग रहा है कि आगे जाके बेसिकली अगर एक शॉर्ट में जून की पॉलिसी में बहुत बड़ा इंक्रीज करा गया होता तो वो ज्यादा अलार्मिंग होता मार्केट्स को। इसलिए MPC ने ऑफ साइकिल पॉलिसी मीट में 40 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक तो कर दिया। अब मिनट्स पढ़ने के बाद जो हमारा एक्सपेक्टेशन था CPI इन्फ्लेशन की रीडिंग देखने के बाद वो ही हमें लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है कि जून की पॉलिसी में 40 बेसिस पॉइंट्स का एक और रेट हाइक आएगा, उसके बाद 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक आएगा अगस्त की पॉलिसी में, ताकि हम प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ 5.15 पे वापस चले जाएंगे जो रेपो रेट का प्री पैंडेमिक लेवल था। और उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ MPC मेंबर्स ने जिस तरह से बोला है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है और ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, तो हमें तो अभी यही लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी कि Q1 का जो GDP का आंकड़ा आएगा जो अगस्त के एंड में आएगा, उसके बाद एक बेटर पोजीशन में MPC होगी ये देखने के लिए कि और ज्यादा रेट हाइक को फ्रंट एंड करना चाहिए या फिर ग्रोथ के इम्पैक्ट को देखने के लिए थोड़ा पॉज लेना चाहिए। अभी के लिए हमें तो टर्मिनल रेट 5.5% का ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि जब इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड है और डोमेस्टिक ग्रोथ रिकवरी है लेकिन अनइवन है और अभी भी किस तरह का आगे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हाउस होल्ड बजट से आएगा और स्पेंडिंग पे आएगा वो हमें देखना जरूरी है। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे ये नहीं लग रहा कि MPC बहुत ज्यादा टाइटन करने की जल्दी में होगी, क्योंकि ग्रोथ की सैक्रिफाइस इंपोर्टेड कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। लेकिन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस पे एक दबाव बनाना और उनको वापस एंकर करना, उनको अनएंकर से रुकना ये बहुत जरूरी है। इसलिए कम से कम प्री पैंडेमिक लेवल के रिपो रेट पे आना हमें लग रहा है कि ये MPC का फोकस रहेगा और अगले 2 पॉलिसीज के अंदर हम प्री पैंडेमिक लेवल पे आ जाए। जी, तो ये बताइए अदिति कि अब यहाँ से बाजार को और जो बिजनेसेस हैं RBI से क्या मैसेज लेना चाहिए, जो प्रेजेंट सिनारियो जिसकी पूरी तस्वीर एक तरीके से समझ में आ रही है इन मिनट्स से? देखिए, मिनट से हमें तो यही समझ आ रहा है कि कम से कम 2 और रेट हाइक तो अभी बैक टू बैक होंगी। 50 बेसिस पॉइंट्स एक शॉर्ट में शायद MPC नहीं करना चाहेगी, तो हमें तो यही लग रहा है कि किसी भी सिंगल पॉलिसी में 40 बेसिस पॉइंट्स का एक आप मैक्स समझ लीजिए कि 40 बेसिस पॉइंट्स या उससे कम का रेट हाइक होगा, नहीं तो और ज्यादा ऑफ साइकिल में ही फ्रंट फुट कर दिया जाता। तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि हमें जून की पॉलिसी में 40 बेसिस पॉइंट्स मिलेगा, उसके बाद अगस्त में 35 बेसिस पॉइंट्स, जो 75 बेसिस पॉइंट्स टोटल होके हम प्री पैंडेमिक लेवल पे वापस आ जाएंगे। बट अभी कम से कम अगली 2 पॉलिसीज में तो और रेट हाइक होगी यही हमें लग रहा है। तो मेरे हिसाब से बिजनेसेस बहुत सबको इसके लिए रेडी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वक्त है
जो पूरा जियो पॉलिटिकल सिनारियो है और अपने यहाँ महंगाई की स्थिति है। बढ़ते हैं आगे। इसी पर CII के नए प्रेसिडेंट संजीव बजाज का कहना है कि महंगाई को लेकर RBI ने जो कदम उठाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन सरप्राइज देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से RBI को दरें बढ़ानी चाहिए। RBI ने काफी क्लियर कट सिग्नल दे दिया है कि अब धीरे धीरे वो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका बिजनेस भी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये कितना बड़ा कंसर्न आप लोगों के लिए है? तो इसकी उत्तर इसी बात में आती है कि अगर अपन 2 साल पहले चले जाए प्री पैंडेमिक ईरा में, तो तब के जो इंटरेस्ट रेट्स थे आर मच हायर देन द इंटरेस्ट रेट्स टुडे। तो जो हम ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मैं यही होप करूंगा फ्रॉम RBI कि जो सडन इंक्रीज किए वैसे ना करे, बट डू अ कैलिब्रेटेड वन। मैं एक टाइम फ्रेम अगर आपसे पूछूं कि प्री कोविड लेवल जाने के लिए आपके हिसाब से RBI को कितना टाइम देना चाहिए? ये तो आसान उत्तर नहीं है, क्योंकि देयर आर इनफ एक्सटर्नल सिनेरियोस। प्री कोविड में वॉर नहीं था, दैट इज एडिशनल सिनेरियो देयर। बट मेरे हिसाब से सिंपलिस्टिकली कम से कम साल भर, इफ नॉट लॉन्गर। और देश में गर्मी पड़ रही, लेकिन IT सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु आज डूबी हुई दिखाई दी। दरअसल बेंगलुरु शहर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। राजधानी बेंगलुरु में बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। मंगलवार को जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर भी है। मौसम विभाग ने आज के लिए बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल जो बारिश हुई थी उसके कारण कि शहर के कई हिस्सों में ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई हो। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। महानगर पालिका के कंट्रोल रूम को कई निचले इलाकों में जल भराव की शिकायतें भी लगातार मिलती रही। और आज के बेंगलुरु का हाल देखिए, बता रही है हमारी सहयोगी ऋतु। बीती रात भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में कई इलाकों में जल जमाव हो गया है और मैं अभी कलप्पा लेआउट जो कि बसव नगर में है, ठीक उसी जगह पर हूँ। और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा रास्ता है उसमें पानी भर चुका है और यहाँ पर जो तमाम ग्राउंड फ्लोर्स है उसमें भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। और जितने भी ग्राउंड फ्लोर्स पर जो घर है वो सारे ही घर वाले जो है अपने फर्स्ट फ्लोर या फिर कहीं नेबर घरों में जो है अपने लिए शेल्टर पाया है। क्योंकि ये जो तस्वीरें है, हर बार जब बेंगलुरु में बारिश होती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। और खास कर जो BBMP है जो कि इस सारी ही चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, वो हमेशा जो है इन सारी तस्वीरों के बावजूद भी कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं ग्राउंड पर काम करते हुए। और ऐसी तस्वीरें जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है बेंगलुरु में हर बार बारिश के कारण। और यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं इस इलाके में रहते हैं, उनको जो है स्कूल जाना था ठीक आज 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश और पूरी तरीके से जो है इलाके हैं वो पानी से भर चुके हैं। उन्हें भी जो है छुट्टी लेनी पड़ी। और तमाम जो घर वाले हैं उन्होंने अभी तक जो है नाश्ता हो या फिर रात का खाना हो नहीं खा पाए हैं, क्योंकि जब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है और उन्होंने जब BBMP ऑफिशियल्स और वर्कर्स को जो है बुलाया यहाँ पर तो वो भी नहीं आए टाइम पर भी। और अभी आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए भी यहाँ पर एक भी BBMP वर्कर या फिर आपको एक भी BBMP ऑफिशियल भी नहीं दिखाई देगा। तो हर बार जब बेंगलुरु में बारिश होती है तो कुछ इसी तरीके से सिचुएशंस होती है और हर बार यहाँ पर लोगों को जो है झूठे वादे किए जाते हैं और कुछ बदले में मिलता नहीं है उनको। और बढ़ते हैं आगे। महंगाई की चोट पर हमारी स्पेशल कवरेज देखते हैं। महंगाई की चोट ग्राउंड रिपोर्ट। महंगाई से अब तो कोई नहीं बचा है। सब्जी, फल, दाल से लेकर स्कूल फीस, यूनिफॉर्म तक एक एक कर सब कुछ महंगा होता गया और आम आदमी का खर्च लगभग डबल हो चुका है 1 साल में। बेतहाशा महंगाई ने कैसे 1 साल में मिडिल क्लास परिवार का बजट बिगाड़ा है, देखिए दीपाली नंदा की ये स्पेशल रिपोर्ट। किसने सोचा था कि गर्मी में ताजगी देने वाला ये छोटा सा नींबू भी आपकी जेब पर भारी पड़ने लगेगा। लेकिन नींबू की क्या कहे, किचन में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सामान बीते 1 साल में इतना महंगा हो चुका है कि दाल रोटी खाने के लिए सोचना पड़ रहा है।
जैसे हमारी दालें हैं, जैसे चना दाल थी पहले 200 kg आ जाती थी, आज 250 हो रही है। जैसे मूंग दाल हो रही है, जैसे 100 थी पहले तो 150 हो रही है। राइस काफ़ी महंगे हो रहे हैं, आटा वीट सब कोई भी सामान मैम सस्ता नहीं आ रहा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन हम कैसे क्या कर सकते हैं, सब मैनेज करना पड़ता है। आप पे भी इफेक्ट पड़ा है, हम जैसे भी इफेक्ट है, लेकिन जो डेली वेज वर्कर्स है वो हमसे ज़्यादा समझ पाएगा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल ने महंगाई की आग में घी का काम किया है। एक साल में महंगाई कैसे बढ़ी है, इसका एक नमूना देखिए। पेट्रोल डीजल एक साल पहले 95 रुपए से लेकर 104 के बीच रहा, जबकि अब 96 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। खाने के तेल में, जिसमें मूंगफली और रिफाइंड ऑयल शामिल है, एक साल पहले 130 से लेकर 170 रुपए लीटर में मिल रहे थे, जो अब बढ़कर 163 से 188 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गए हैं। रोजाना इस्तेमाल होने वाला दूध भी 47 रुपए से बढ़कर 52 रुपए प्रति लीटर के करीब हो गया है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों के दाम भी औसतन 17 रुपए किलो से बढ़कर 39 रुपए किलो पर आ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम अभी भी कंटिन्यूड है, लेकिन बच्चों के तो ऑफलाइन हो गए। लेकिन फिर भी स्कूल जब से खुले हैं हर चीज़ों के प्राइस डबल, बुक्स हो, ड्रेसेस हो, शूज़ हो, और वो सब तो कंपलसरी है। और कोरोना पीरियड में तो आप जानते ही हैं अननेसेसरी बर्डन, लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई, और अभी भी देखो आप वाईफाई के चार्जेस, डेटा पैक के चार्जेस, एवरीथिंग। बढ़ती महंगाई के बीच जहां रोजाना एक राशन 113% महंगा हो गया है, वहीं चिंता घटती सेविंग को लेकर भी है। इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में महंगाई का मुहावरा भी बदलता हुआ दिख रहा है कि आमदनी वही 98 लेकिन खर्चा अब 2 रुपया हो गया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। बहुत जल्द रुचि सोया का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स होगा। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस कदम से न सिर्फ कंपनी को बल्कि निवेशकों और पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। तो ये करीब 8 पूरी कैटेगरी है इसके अंदर, और 500 प्लस इसके अंदर पूरा का पूरा हमारे अलग अलग SKUs माने वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका अब रुचि सोया में पूरा ट्रांसफ़र होगा। और रुचि सोया का नाम भी आपने देख ही लिया होगा कि अब पतंजलि फूड्स इसका नाम होगा। उसकी बस एक छोटी सी औपचारिकता बाकी है। हमने अपने दोनों बोर्ड से मंजूरी दे दी, अब शेयर होल्डर्स की भी उसमें हमारे साथ राय आ जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पतंजलि जिसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है, वो नाम हमने रुचि सोया को दिया है। और 536 SKUs हैं, जिसके अंदर गाय का घी जो सबसे बड़ा उसका एक प्रीमियम जो है बिजनेस है, ब्रांड है, और करीब पूरे देश की करीब लगभग 70 करोड़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में गाय का घी है वो पतंजलि का ही बिकता है। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। और चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, आप बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ है। हलवद GIDC में एक नमक की फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मृतकों के परिवार को मदद के तौर पर 2 लाख रुपए मुआवजे का और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। हार्दिक ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश हित और समाज हित के विपरीत काम कर रही है और वो विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने हार्दिक पटेल पर कहा कि ये कांग्रेस छोड़ने वाले का आरोप नहीं है। जो बीजेपी पढ़ने के लिए देती है वही पढ़ा जा रहा है। एक नॉर्थ ईस्ट का
एक गुजरात का, एक इधर एक उधर, पूरे पर भाषा दोनों सेम। क्या हो रहा है? क्योंकि ये कांग्रेस छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ। वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया। पूर्व आईएएस बैजल को 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर 2021 को उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके थे। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, पर फिर भी अनिल बैजल ने अपने इस्तीफे से सबको चौंका दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। एजी पेरारीवलन को राजीव गांधी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति के तहत पेरारीवलन को रिहाई का आदेश दिया है। इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन को जमानत पर रिहा किया था। वहीं कोर्ट ने कहा कि पेरारीवलन 30 साल से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं। इस दौरान उनका व्यवहार काफी अच्छा रहा है और सरकार की तरफ से हो रही देरी के कारण हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी एक नया दावा किया गया है। यह दावा हिंदू महासभा के तरफ से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मामले में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जामा मस्जिद का सर्वे कराने का अनुरोध किया है और कहा है कि खुदाई करके सीढ़ियों के नीचे से देवी देवताओं की इन मूर्तियों को निकाला जाए। हिंदू महासभा ने यह मांग तब की है जबकि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में आज इंडिया पवेलियन की शुरुआत हुई। इस बार भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। उन्होंने रेड कार्पेट पर शिरकत की। इस बार कान में पहली बार भारतीय लोक कलाकार मामे खान ने भी प्रस्तुति दी। वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कान में भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनती है और अभी इसमें तेजी से आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। We can very proudly say that हमारे पास सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हमारे पास सिनेमा है। The Indian film industry, which produces almost 2,000 films every year, is the world's largest film industry. This reminds me a dialogue from Deepika's movie. ये जवानी है दीवानी, उसका ये डायलॉग है। I'll tweak it a bit and say, भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। वहीं प्रसून जोशी ने कहा है कि भारत में फिल्म बनाने वालों का आत्मविश्वास अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। छोटी कहानियों को भी बड़े मंच पर कहने का भरोसा आ गया है। We have to also make cinema making not a job of हिम्मत वाला। हमारे देश में हिम्मत वाले का काम हो गया, टैलेंट वाले का काम होना चाहिए, स्टोरी वाले का काम होना चाहिए। वी आर अ सोसाइटी ऑफ स्टोरी टेलर्स, बट दो स्टोरीज वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि दुनिया सुनेगी क्या मेरी बात इतनी बड़ी है, ये कॉन्फिडेंस। एंड आई थिंक वी आर नाउ, एज शेखर वाज सेइंग, वी आर रीचिंग द स्टेज दैट वी आर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। कि प्रायोजक हैं